हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 28 मार्च 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। और अगर आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ चाहिए या फिर और भी यूपीएससी से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हो और उनको डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल आज ही के दिन अभी उड़ान प्लस ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की फाइल अपलोड हुई है। तो जो भी एस्पिरेंट अभी ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के बारे में इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए बहुत ही डेफिनेट सोर्स है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि आपको आगे आने वाले समय पे मिल जाएंगे। और नेक्स्ट संडे 4 अप्रैल सुबह 10 बजे अपना लैपटॉप मोबाइल जो भी है उसको लेके बिल्कुल बैठ जाना। प्रज्ञान 2 मॉक टेस्ट आ रहा है और वापस से सीरियसली अपने प्रिपरेशन को अगर आप एनालाइज करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के सेट के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सारे क्वेश्चंस और आंसर्स की सीरीज आपके सामने होगी। 100 क्वेश्चन इन 2 आवर्स और 2 घंटे के बाद आपकी रैंक आपके पास होगी। तो इसीलिए इसको देना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम आज के न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस पूरे आर्टिकल में 3-4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है हिग्स बोसॉन या फिर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, या फिर हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री फिजिक्स। देखो क्या होता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आप यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उसमें मोर देन 85% लोगों को ये टॉपिक नहीं समझ में आता, उनको पता भी नहीं होता है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मोर देन 95% लोगों को ये टॉपिक समझ में भी नहीं आता है। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि सबको तो नहीं बट मैक्सिमम लोगों को मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको समझा सकूं। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये टॉपिक अब आपके समझ में आया है कि नहीं। फिलहाल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले 1-2 आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल यहाँ पर है कि रेड एल्गी के कुछ नए स्पीशीज पाए गए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ऐसे मिल सकते हैं कि यूजुअली यूपीएससी ब्लफ कहाँ पर करता है हमको, वो एक पर्टिकुलर रीज़न देता है, बोलता है कि इसी रीज़न पर रेड एल्गी इंडिया में पाए जाते हैं। तो गलत है। देखो ये बोल सकता है कि ईस्टर्न कोस्ट पे पाए जा सकते हैं या फिर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर ही पाए जा सकते हैं। इन सब में सबको गलत मानना, क्योंकि ये वेस्ट और साउथ ईस्ट इंडियन कोस्ट दोनों जगह पाया जा रहा है। और यहाँ पर जो हम लोग 2 स्पेशीज की बात कर रहे हैं, इनका नाम है हिप्निया इंडिका और हिप्निया बुलाटा। देखो इंडिका जो है वो इंडिया वर्ड से डिराइव्ड है और बुलाटा जो है वो इनमें ब्लिस्टर लाइक कुछ मार्क्स होते हैं उसके वजह से लिया गया है। हमें बात करनी चाहिए एक्चुअल में रेड एल्गी की, जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ऐसे बहुत सारे प्रजातियां होती हैं एल्गी की, लेकिन ये याद रखना कि ब्लू ग्रीन एल्गी ये कोई एल्गी नहीं होता है। ठीक है, अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर ये ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है तो है क्या। ठीक है, और दूसरी चीज रेड एल्गी को आप याद रखना कि हम लोग रोडोफाइटा के नाम से भी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रोडोफाइटा जो होते हैं वो या तो मैरीन इकोसिस्टम में आपको दिख जाएंगे या फिर जो भी फ्रेश वाटर रीजन होते हैं वहां पर मिलेंगे। और इनफैक्ट इस आर्टिकल को डिस्कस करने का ये भी मतलब है, क्या होता है कि जब भी मान लो ओशियन है, ठीक है, ओशियन में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो इसमें एब्जॉर्ब होते हैं और धीरे धीरे ये जो पानी है ओशन का वो एसिडिफाई हो जाता है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि रेड एल्गी जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और ये जो हिप्निया जीनस है इनका, ये तो और ज़्यादा सेंसिटिव है फ्रेश वाटर के लिए। तो जितना भी ऐसे एसिडिक वाटर होगा ना, इसमें ये लोग रह नहीं पाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इनको बचाने के लिए भी हमें ये करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमें थोड़ा कम करना चाहिए। दूसरी बात, रेड एल्गी रेड क्यों है? देखो रेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ पिगमेंट्स मिलते हैं। पिगमेंट्स कौन कौन से हैं आप नाम अगर चाहो तो याद कर सकते हो। एक है फाइकोसाइनिन और दूसरा है फाइको एरिथ्रिन, अगर याद कर सको तो, वरना एक बार ऑप्शन में आएगा तो लिख भी लोगे। जो ग्रीन एल्गी होती है उसमें यूजुअली क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इतना चीज हो गया। दूसरा चीज जो आज के इस पेपर में है वो है यहाँ पर स्क्विड्स के बारे में। स्क्विड्स आप लोग जानते हो, देखो मछली होती है स्क्विड, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्विड को। इसकी खासियत ये है कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि कैमेलियन आप लोग देखते हो, गिरगिट, वो कलर चेंज करता है, कॉमोफ्लेज करता है, मतलब धोखा देता है, जिस बैकग्राउंड में रहेगा उस बैकग्राउंड में ये कलर चेंज कर लेता है। ऐसा स्क्विड्स वैसे इसलिए करते हैं, या तो उनको कुछ कम्युनिकेट करना होता है या फिर दुश्मनों से बचने के लिए छिपना होता है, मतलब कॉमोफ्लेज वाली स्टेट। तो इन दोनों स्टेट्स में ये लोग करते कैसे हैं ऐसा, इसके लिए रिसर्च बहुत तेजी से चल रही थी। अभी तक की बात ये की गई कि भाई इनके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है रिफ्लेक्टिन। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, रिफ्लेक्टिन्स होते हैं जो कि एक प्रोटीन है और इनके इस कलर चेंज पैटर्न को सिग्निफाई करते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल हैं उनके लिए। अब जो ये कलर चेंज होता है इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इरिडेसेंस। याद होगा, मतलब कॉमन वर्ड है। इरिडेसेंस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग की वजह से हो पा रहा है। दूसरी चीज, अब ऐसा हो क्यों रहा है इसके मैकेनिज्म देखने की जरूरत थी। तो इन्होंने बोला कि भाई देखो यहाँ पर
कुछ ग्रूव्स इनके अंदर होते हैं, ठीक है। बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। ग्रूव्स जो होते हैं वो बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। इनको क्या बोलते हैं पता है? ये हारमोनियम टाइप का जो है इसको बोलते हैं हम लोग एकॉर्डियन, ठीक है। ये जो एकॉर्डियन है इसके जैसा होता है, लेकिन ये एकॉर्डियन लाइक स्ट्रक्चर नैनो स्केल पर बात हो रही है, बहुत ही छोटे। फिर ये जो ग्रूव्स होते हैं इनमें ऑस्मोटिक मोटर्स लगे होते हैं। ऑस्मोटिक मोटर समझ रहे हो कि पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, पानी को अंदर बाहर फेंक दिया, उसकी वजह से इन ग्रूव्स की साइज छोटी और बड़ी होती रहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जिस साइज में ये सिकुड़ के बनते हैं, मतलब एक तो ये जो रिफ्लेक्टिंग है ये कलर चेंज करता है, साथ ही साथ ये जब ग्रूव्स इनके छोटे और बड़े होते हैं तो ना केवल इनके कलर चेंज होते हैं बल्कि इनकी ब्राइटनेस भी तेज और कम हो सकती है, मतलब ब्राइटनेस भी वेरी कर सकती है। तो इस तरीके से ये जो स्क्विड्स हैं वो कलर भी चेंज करते हैं और कलर के साथ साथ अपनी ब्राइटनेस भी चेंज करते हैं। इसकी ये पूरी मैकेनिज्म है। रिफ्लेक्टिंग नाम जो है वो याद रखना केवल इसके लिए। हम अब अपने मेन आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखो एक और आर्टिकल है वैसे यहाँ पर जिसके बारे में हम 1 मिनट में चर्चा कर सकते हैं। इंट्रानेजल वैक्सीन। अभी तक क्या होता है, कोरोना वायरस का हम लोग हमेशा कौन सा वैक्सीन दे रहे हैं? हम लोग इंट्रामस्कुलर वैक्सीन दे रहे हैं। इंट्रानेजल वैक्सीन क्या होगा कि जो जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मान लो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ये कोरोना, तो अगर हम लोग डायरेक्टली नेजल में, अगर जैसे कि हम लोग पोलियो में 2 बूंद जिंदगी की करते हैं ना, तो ऐसे ही 2 बूंद नाक में डाल के 2 बूंद कोरोना की कर दें, तो क्या ये कोरोना ट्रीट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। देखो अभी इसके लिए बहुत सारे कंपनीज हैं, मतलब अमेरिका में रिसर्च वगैरह चला, तो यहाँ पर भी कुछ भारत नाम से कुछ एक कंपनी थी जिसको लाइसेंस मिला कि हाँ भाई इसको अब आप ट्रायल वर्जन में लेके आ जाओ, देख लो कैसा काम कर रहा है। तो इंट्रानेशनल वैक्सीन के 2 फायदे हैं। ये 2 फायदे आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला फायदा ये है कि जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वहाँ पर डायरेक्ट ये फोकस करेगा, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर डायरेक्ट चला जाएगा। इंट्रामस्कुलर से तो ब्लड के जरिए जाता। दूसरा जो है वो है हमारा कि जब हम 2 बूंद जिंदगी की पोलियो वाली ड्रॉप चलाते थे तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकता था। मतलब हमने क्या किया, छोटी सी डिबिया में जिसके ऊपर एक ड्रॉपर लगा हुआ है उनको दे दिया कि जाओ 2 बूंद सबको पिलाए आओ, कोई भी पिला देगा। इसी तरीके से फिर कोरोना वैक्सीन के लिए भी हमें हॉस्पिटल में जाना ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजिली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे इंट्रानेशनल वैक्सीन्स हैं इस पर्टिकुलर कोरोना के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। प्रारंभ जो है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। 1 साल का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रोग्राम है। शुरुआती हम इसमें बेसिक्स बिल्डिंग से करते हैं जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पर फोकस करेंगे। 2 महीने में, मतलब कि 5 अप्रैल से लेके 6 जून तक हम लोग सारे एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 12 तक अलॉन्ग विथ इंडिविजुअल टेस्ट हर किताब का वो कंडक्ट कर लेंगे। आंसर राइटिंग की थोड़ी बहुत क्लासेस ले लेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने कोर की तरफ। सिलेबस वाइज टॉपिक है जो कि डिस्कस करेंगे हम इसमें। 500 प्लस आवर्स के लेसन हैं जिसमें हम लोग अपने कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे, और प्लस मार्क्स बूस्टर टॉपिक भी इसमें रहेंगे जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें भी रहेंगे। और प्लस जब हम एडवांस लेवल में पढ़ाई करेंगे तो इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक इथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि बाकी कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली जब आपका सिलेक्शन मेंस में भी हो जाता है तो आपका डैफ और इंटरव्यू से रिलेटेड भी जो भी मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए, इंटरव्यू सेशंस चाहिए, मॉक इंटरव्यू चाहिए, वो सब भी इस पूरे प्रोग्राम में इनिशिएट कर दिया गया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में है। 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 2022 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो video.onlyies.in पर जाके इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें info@onlyies.com पर भी डायरेक्ट मेल करके या फिर 7007931912 पर कॉल करके डायरेक्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर है हिग्स बोसोन। एक्चुअल में ये न्यूज़ में आज इसलिए है क्योंकि अभी कुछ नया चीज़ पता चला है कि अभी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम लोग अपने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में करते थे वो थोड़ा चेंज होते हुआ दिख रहा है। मैनर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। इससे साइंटिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर ये इसकी पुष्टि हो जाती है ना तो पूरा एलिमेंट्री फिजिक्स हमें चेंज करना पड़ जाए। तो ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की बात मैं कर रहा हूँ ना, इनका बेसिक मकसद ये था कि इन सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ये पहचाने। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है ना वो है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को समझना, जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट स्टिल इजी है। देखो बस सुनते जाओ, ध्यान से सुनना बिल्कुल। मुझसे कोई बचपन में पूछता था जब मैं क्लास 4th 5th में था,
तो कोई मुझसे पूछता था कि भाई बताओ हर एक चीज़ जो भी हम आसपास देख रहे हैं वो किससे बनता है, तो मैं नया नया पढ़ के आया था, बड़े खुशी से बताता था कि भाई सब कुछ एटम से बनता है। बड़ी खुशी हुई थी जान के कि हमारे बॉडी में बहुत सारे अनगिनत ऐसे एटम्स हैं और ये एटम बाद में मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसी में मैं खुश था। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो टीचर ने मुझे बताया कि देखो बच्चा, एटम के अंदर भी कुछ बेसिक पार्टिकल्स होते हैं। फॉर से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मुझे पता चला कि भाई अभी तक मतलब टीचर बेवकूफ़ बना रहे थे, नहीं बेवकूफ़ नहीं बना रहे थे, उस लेवल तक यही अच्छा था। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ही मैं खुश था। फिर इसके बाद में आया ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अपने आप में कुछ सबसे छोटे नहीं हैं, ये भी किसी न किसी चीज़ से मिल के बनते हैं, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो अब दिमाग घूम गया कि अभी तक बताओ कुछ भी पढ़ाते नहीं है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं ये भी पढ़ना पड़ेगा। एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही थे ये सब जो मैं आपको बता रहा था। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स चूंकि बहुत सारे निकलते गए, शुरुआत में बोला गया ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दो तीन चीज़ों से मिलके बने हैं, इसके लिए कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया गया। लेकिन जब मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया ना, तब पता चला कि ऐसे तो पता नहीं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स बन सकते हैं। और देखते देखते इनकी तादाद बढ़ती गई। जब बढ़ती गई तो हम इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तो कैटेगराइज करेंगे ना। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हमने इनको कैटेगराइज करना स्टार्ट किया। हमने बोला कि देखो सबसे बेसिक चलते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में इनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है स्पिन, कि वो क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज है या फिर नेगेटिवली चार्ज है। फिर इनका मास क्या है, मास के बारे में भी आज जिक्र करेंगे हम काफ़ी डिटेल से। और लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि ये कब इनका समय समाप्ति होने के बाद ये और छोटे पार्टिकल्स में डिके हो जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे। ठीक है, मतलब और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे। तो ये लाइफ टाइम है इनका। इन 4 बेसिस पर, इन 4 कैटेगरीज के बेसिस पर हम इन पूरे पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम लोग देख रहे थे। अब इनके क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इन सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम ऐसे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है फर्मियन और एक होता है बोसॉन। जिसमें से फर्मियन जो है वो मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बोसॉन जो है वो इनके फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या कह रहा हूँ मैं, इसको समझाता हूँ। देखो फर्मियंस की जब हम बात करते हैं तो हम अभी अपने आंखों के सामने क्या देख रहे होंगे, या तो लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन, हाथ में हो सकता है पेन हो, बड़े बड़े पहाड़ भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं, पेड़ पौधे भी काउंट कर सकते हैं, बिल्डिंग्स, कुछ भी काउंट करें, हमारे सामने क्या दिखेगा, मैटर। और ये मैटर किससे बनते हैं, ये बनते हैं फर्मियन से। ठीक है, अब फर्मियन को भी अगर हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तो ये 2 टाइप्स के फर्मियन होते हैं। एक होता है क्वार्क और दूसरा होता है लेप्टॉन्स। फर्मियंस जो है वो हर एक मैटर जो भी हमारे सामने दिख रहा है उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, फर्मियन से ही बने हैं सब कुछ। अब फर्मियन फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड हैं, एक है क्वार्क और दूसरा है लेप्टॉन। क्वार्क फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होता है वैसे तो, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरियन और दूसरा होता है मेसॉन्स। अब हो सकता है कि पहली बार में सारे नाम आपको ना याद हो, लेकिन अभी इसी लेक्चर को आप एक बार 2 बार देख लेना और यही पर्टिकुलर रीजन देख लेना आप। तो फर्मियंस वापस से क्वार्क और लेप्टॉन्स में और क्वार्क वापस से बैरियन और मेसॉन्स में क्लासिफाई होते हैं। देखो बैरियंस जो है ना वो यहां पर किसी 3 क्वार्क से मिलके बनता है। ठीक है, 3 क्वार्क जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बनते हैं पता है, क्वार्क से मिलके बनते हैं। जिसमें हम अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन में होते हैं 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। इसी तरीके से न्यूट्रॉन में जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 डाउन क्वार्क होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। तो ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलके बने हैं। और इनके अलावा कुछ मेसॉन्स होते हैं। मेसॉन्स, चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वार्क हाईली अनस्टेबल होते हैं, और इसीलिए तो जब मैथमेटिकल डेरिवेशन आया ना कि हम इससे और एलिमेंट्री पार्टिकल्स को खोजें, तो इन्हीं मेसॉन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन से पता नहीं कितने ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स निकलकर सामने आने लगे। चूंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है तो कहीं ना कहीं जुड़ के स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो ये जो बाकी के 4 हैं, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम, ये अपने अल्टरनेट कॉम्बिनेशन में कई सारे पार्टिकल्स को अंजाम देते हैं, बनाते हैं। फिर बात आती है लेप्टॉन्स की। देखो लेप्टॉन्स जो होते हैं वो भी ऐसे 3-4 प्रकार के आप काउंट कर सकते हो। इसमें से एक है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियॉन, टाउ। तो मुऑन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और टाउ,
ये जो 4 प्रकार हैं ये लेप्टॉन्स की कैटेगरीज हैं। इनमें भी हम ऐसा देख सकते हैं कि ये हमेशा ना जोड़े में आते हैं। जोड़े में आते का मतलब समझते हो कि हमेशा पेयर्स में आएंगे, कि अगर एक रेगुलर मैटर है तो इसका एक एंटी मैटर जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ीदार कौन होगा? एंटी मैटर में पॉजिट्रॉन आ जाएगा। और इसी तरीके से मुऑन का, न्यूट्रिनो का, टाउ का, सब का एंटी मैटर है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई लेप्टॉन्स और क्वार्क की, जो कि मैटर के दो अलग अलग प्रकार हैं। और फाइनली ये जो फर्मियॉन्स हैं ये किसी भी मैटर को रूप, रंग, रूप रेखा देते हैं। ठीक है, मैटर जो है। लेकिन अब बात आती है कि फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं जो इन सभी मैटर से रिलेटेड। तो देखो, हमें पता है कि हमारे पास ऐसे 4 फंडामेंटल काइंड ऑफ फोर्सेस होते हैं। ठीक है, ये जो बोसॉन्स हैं, इन बोसॉन्स को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं गेज बोसॉन और स्केलर बोसॉन में। तो ये जो गेज बोसॉन है इसके बारे में फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ठीक है, जो ये बोसॉन्स होते हैं वो फंडामेंटल फोर्सेस के कैरियर्स होते हैं। ठीक है, लेट्स से फोटोन की हम बात करें सबसे पहले। फोटोन क्या होता है? अभी तक हम क्या समझते थे कुछ सालों पहले तक, कि इलेक्ट्रिक चार्ज अलग होता है और मैग्नेटिक चार्ज अलग होता है। बाद में हमें पता चला कि भाई इन सब के पीछे एक फोटोन रिस्पॉन्सिबल है, और ये कोई अलग अलग नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ये अपने आप में एक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक फोर्स बन गया। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फोटॉन्स ना हो तो ना ही ये कोई भी एक लोहा चुंबक से चिपकेगा, और ना ही आप ये देख सकते हो कि हमारे घरों में बल्ब बिजली से जलेंगे। ठीक है, तो इन सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये एक प्रकार का फोर्स है जिस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसी तरीके से एक और फोर्स है जिसका नाम है वीक फोर्स। देखो, ये जो वीक फोर्स होते हैं इनको नॉर्मली हम लोग W या Z बोसॉन से कंसीडर करते हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल थे, उसी तरीके से वीक फोर्सेस के लिए ये W या Z बोसॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका बेसिक काम कहाँ आता है? ये बीटा डीके में काम आते हैं, या फिर जब भी एंटी न्यूट्रिनो बनता है उसमें ये लोग काम आते हैं। उस फोर्सेस को ये W और Z बोसॉन्स देखते हैं। तीसरा, एक सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो आता है हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स के नाम से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर सकते हो आप। तो आपको पता है कि न्यूक्लियस में, हर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ चिपक के अंदर रहते हैं, है ना? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। ये पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके पीछे ग्लूऑन नाम का एक बोसॉन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है हमारे पूरे यूनिवर्स में। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन से यूनिवर्स में? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक मास के अंदर होता है। वो हमारा कोई प्लैनेट हो, कोई सैटेलाइट हो, या फिर कोई भी एक बॉडी हो, तो उन सब में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन इनके पीछे जो बोसॉन रिस्पॉन्सिबल है इस ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे, उसको अभी हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल नाम दिया है ग्रेविटॉन। क्योंकि अभी तक हम इसको पकड़ नहीं पाए, इसको देख नहीं पाए, परसीव नहीं कर पाए। किसी ने आज तक नहीं देखा कि ग्रेविटॉन कैसा दिखता है, कैसा चार्ज होगा उसके ऊपर, कुछ नहीं पता है। एक हाइपोथेटिकल नाम दे दिया क्योंकि हमें पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? नॉर्मली अभी तक हमने कितनी बात कर ली? हमने बात की फंडामेंटल पार्टिकल्स 2 प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब इन पूरे पार्टिकल्स में 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक फर्मियॉन्स और एक बोसॉन्स की वजह से। फर्मियॉन्स जो है वो मैटर प्रदान करता है और बोसॉन उस पार्टिकल को फोर्स प्रदान करता है। इसमें हमने देखा गेज बोसॉन्स को। फिर एक और पार्टिकल आता है जिसको नाम है स्केलर बोसॉन, और ये स्केलर बोसॉन कोई और नहीं बल्कि हिग्स बोसॉन ही है। अब हिग्स बोसॉन की कहानी हम सुनेंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले जो मैं कठिन डायग्राम आपको दिखा रहा था वो दिखाना चाहूँगा। क्या अभी ये चीज़ क्लियर है कि हम लोग स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं कि हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स फर्मियॉन्स, जो कि फर्मियॉन के कुछ क्वार्क होंगे, 6 क्वार्क, अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम, या तो लेप्टॉन से मिलके बने होंगे, जिसमें से हमने पढ़ा कि वो इलेक्ट्रॉन, मुऑन, टाउ या न्यूट्रिनो हो सकता है। और हमने पढ़ा कि उनके पीछे कुछ फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं।
इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स के पीछे, जो कि 4 टाइप के फोर्सेस के बारे में हम बताते हैं, जिसको हम लोग गेज बोसॉन्स बोल रहे थे। ये ग्लूऑन, फोटॉन, जेड बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन के नाम से आ सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। यहाँ पर ग्रेविटॉन नहीं है, क्योंकि ग्रेविटॉन अभी हमें पता ही नहीं है कि कुछ है या नहीं, इसीलिए ये 4 ही अभी हम पढ़ते हैं, जिसमें से डब्ल्यू और जेड दोनों के दोनों ही वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए हैं। फोटॉन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए है और ग्लूऑन हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र नहीं किया गया है। और फाइनली आता है स्केलर बोसॉन, जिसको हम लोग हिग्स बोसॉन की बात करते हैं। अब देखो, जब भी हम लोग हिग्स बोसॉन की बात करेंगे ना, हमें मास के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मास क्या होता है। जिनको जिनको मास और वेट में अंतर नहीं पता है, उनको मैं बता दूं कि वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे कि आपका अर्थ पर या फिर अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पर भी वेट वेरी कर सकता है फ्रैक्शन में। आप दूसरे प्लैनेट पर जाओगे, वेट आपका वेरी करेगा। आप लिफ्ट में रहोगे, आपका वेट कुछ और रहेगा। ऊपर और नीचे जाते टाइम लिफ्ट में वेट कुछ और रहेगा। तो वेट हमेशा वेरी करता है, लेकिन मास हमेशा फिक्स है। मास होते क्या है? देखो, कोई भी बॉडी अपने जिस भी स्टेट में है, वो मोशन में है या फिर रेस्ट के पोजीशन पे है, वो वहीं टिका है। जब आप उसको बदलते हो ना, तो एक फोर्स अप्लाई करते हो। और ये फोर्स क्यों लगता है पता है? क्योंकि उसके पास मास है। ये जो मास या फिर ये जो रेसिस्टेंस कोई भी बॉडी ऑफर करता है ना, इसी को हम लोग मास बोलते हैं। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि देखो, जो भी बॉडी ऐसा है जिसके पास कोई मास नहीं है, तो हमें पता है कि मासलेस बॉडी हमेशा वैक्यूम में लाइट की स्पीड से चल सकते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकते, उनके पास कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से मास का आप डेफिनेशन हमेशा याद रखना, और मास और वेट में गलती मत समझना, ठीक है। देखो, अब यहां पर एक और चीज समझने की बात आती है कि ये मास आता कहां से है ना। हम सब ने देखा कि ये मैटर तो ठीक है, लेकिन क्या मैटर के अंदर मास आ कहां से रहा है? अभी तक खूब सारे हम लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव किए थे। 1960s में मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव हो रहा था, लेकिन उस मैथमेटिकल इक्वेशन ने लोगों को तब चौंका दिया जब उसमें अगर हम लोग इन सभी पार्टिकल्स को, जो अभी तक हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़े हैं, अगर इनके मास को जीरो कंसीडर करते थे, तब तो ये सारी इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देते थे। और मल्टीपल टाइम्स इनका टेस्टिंग हुआ। हर बार जब भी हम इनका मास जीरो रखते थे, तो ये इक्वेशंस इजीली सॉल्व भी हो जाते थे और हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन देते थे, जो कि रियल लाइफ में भी सही होते हैं। लेकिन हमें भी पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है, जो कि क्वार्क से मिलके बने हैं, इन सब का कुछ ना कुछ वजन है, वजन नहीं, मास है। अब मास जैसे आता कहाँ से? मान के चलो कि आप अभी अपने रूम में एक बेड को खिसका रहे हो, ठीक है। तो इस बेड को खिसकाने के चलते बेड में मास कहाँ से आएगा? आप बोलोगे कि देखो, बेड में मास इसलिए है क्योंकि उसमें लकड़ियां लगी हैं, तो लकड़ी का मास होगा। कुछ लोहे के एंगल्स लगे हैं, तो लोहे का मास होगा। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, जिससे ये मिल के बने हैं, उनके अंदर कुछ मास होगा, और उसी से मिलके इस पूरे बेड का मास बन गया, है ना। तो अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने की बात है कि चूंकि ये क्वार्क तो सबसे लास्ट वाली चीज है ना, तो इनके पास मास कैसे आएगा? ये तो किसी चीज से मिलके बने ही नहीं है, तो इनके पास मास नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए तो मास जीरो रखने पर सब कुछ बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली चल रहा है। तो 1962 में पीटर हिग्स आते हैं, ठीक है। पीटर हिग्स अपनी एक थ्योरी देते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, भले हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एक हिग्स फील्ड होता है, ठीक है। और इसके पीछे जो बोसॉन पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है, उसका नाम दे देते हैं हिग्स बोसॉन। तो ये जो हिग्स बोसॉन है, ये इन सभी पार्टिकल्स में वेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। या फिर ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत होगी। एक्चुअल में यहां पर आपको एक और चीज का पता होना चाहिए, जिसका नाम है फील्ड थ्योरी, ठीक है। फील्ड थ्योरी क्या कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी खाली स्पेस दिखता है, वो एक्चुअल में खाली स्पेस नहीं है, बल्कि वहां पर फील्ड मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार एक मैग्नेट लो, इसका नॉर्थ पोल यहाँ रखो और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल यहाँ रखो, और इसको जरा पास लेके आओ।
तो आप एक्सपीरियंस करो कि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन बीच में तो कुछ है ही नहीं, खाली स्पेस है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को ढकेल रहे हैं इधर उधर। तो कौन है यहाँ पर? यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने बोला कि इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खाली जगह नहीं है। जहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है कि खाली जगह है तो वहाँ पर फील्ड है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फील्ड होते हैं। क्वार्क फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का अपना फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फील्ड हर जगह होगा। इसी तरीके से पीटर हिग्स ने बोला कि हिग्स फील्ड भी होगा। अब हिग्स फील्ड मास कैसे देगा? आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि ये जो हिग्स फील्ड है ना, ये ही मास प्रोवाइड करता है, हिग्स बोसॉन नहीं। अब आपको ये भी ताजुब लगेगा कि हिग्स बोसॉन क्या है फिर। देखो, हिग्स फील्ड या फिर ये जो भी फील्ड का हमने नाम लिया ना, अगर हम इनको एनर्जी देते हैं तो वहाँ पर पार्टिकल बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फील्ड में एनर्जी देंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन जाएगा। अगर हम लोग क्वार्क फील्ड में एनर्जी देंगे तो वहाँ पर क्वार्क पार्टिकल बन जाएगा। इसी तरीके से हम लोग हिग्स फील्ड में एनर्जी देंगे तो हिग्स बोसॉन पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब एक और बात समझ में आनी चाहिए कि अब इतना जब सब कुछ हमने समझ लिया है, मतलब आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस भी है इतना समझने के लिए, तो अब हिग्स के पास जब ये सारी चीज़ें आ गई तो ये शुरुआती दौर में ऐसा होगा कि जितने भी ये पार्टिकल्स हमने पढ़े ना, क्वार्क हो गए, लेप्टॉन्स हो गए, बोसॉन्स हो गए, ये सब के पास कोई मास नहीं है, ये सब ज़ीरो हैं। इसीलिए जब हम इस इक्वेशन में ज़ीरो रख के पुट करते थे तो इक्वेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा से आता था। ये जब हिग्स फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं ना, तब जाके इनका मास आता है। अब हिग्स फील्ड के साथ इंटरैक्ट करके मास कैसे आता है आपके मन में ये भी क्वेश्चन बन रहा होगा। देखो, उसको भी समझते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। मान के चलो कि एक कमरा है और एक कमरे में यूपीएससी के नए एस्पिरेंट्स भरे हुए हैं, ठीक है। इस यूपीएससी के नए एस्पिरेंट्स इस तरीके से लोगों से इंटरैक्ट करते हैं कि कौन इस फील्ड का जानकार है। तो सपोज करो एक पर्सन आता है जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, ठीक है। तो उससे क्या सभी यूपीएससी के एस्पिरेंट इंटरैक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। किसी लोगों, चुनिंदा लोगों के ऑप्शनल सोशियोलॉजी होंगे तो वो कम इंटरैक्ट करेंगे सोशियोलॉजी से, सोशियोलॉजी वाले पर्सन से, या फिर जो इसका ज्ञाता होगा। सोचो कि कोई एक पर्सन आए जो कि एथिक्स जानता हो। एथिक्स तो सारी यूपीएससी वालों को देना है, तो क्या सभी लोग इससे इंटरैक्ट करेंगे? बिल्कुल। तो इंटरैक्शन ज़्यादा होगा? जी हाँ, बिल्कुल ज़्यादा होगा। तो आप ये मान के चलो कि ये जो यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी के जितने छोटे छोटे बंदे हैं ना, ये हो गए हमारे क्वार्क या फिर दूसरे आर्टिकल जिनको कुछ पता नहीं है, इनके पास कोई मास नहीं है, ये ऐसे ही ज़ीरो लेवल पर चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई मास वाला इंसान, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी का नॉलेजेबल पर्सन या फिर एथिक्स का जानकार इनके पास आता है तो ये लोग इंटरैक्ट करते हैं। यहाँ पर सोशियोलॉजी का ज्ञाता या फिर एथिक्स का ज्ञाता एक तरीके से हिग्स फील्ड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये हिग्स फील्ड में जितना ज़्यादा इंटरैक्ट करेंगे उनका मास उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन इस हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं तो इनका कुछ मास होगा। इवन अगर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारा क्वार्क है ये हिग्स फील्ड से ज़्यादा इंटरैक्ट करता है तो क्वार्क का मास ज़्यादा होगा। इस तरीके से मास इनके ऊपर आ जाता है। तो ये पूरी एलिमेंट्री पार्टिकल, ये जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जो पूरी थ्योरी है ना, वो इसी चीज़ों पर बसी है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हिग्स फील्ड की बात हो गई, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैसे मास पाते हैं इसकी भी बात हो गई। तो हमने एक तरीके से सिंपल समझ लिया कि मास जो है वो इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हिग्स फील्ड से इंटरैक्ट करेगा उतना ज़्यादा मास बन जाएगा। और इसी चीज़ को पाने के लिए बनता है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ठीक है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या होता है? वो बोलता है ना कि अगर हम लोग खूब स्पीड में ऐसे छोटे छोटे, मान लो दो इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है, इनको बहुत तेज़ी से, अगर स्पीड ऑफ लाइट के 99% की स्पीड पर अगर हम इनको पुश करें, धक्का दें और इनको आपस में टक्कर दें तो एक विस्फोट होगा, एनर्जी निकलेगी। और जब भी एनर्जी निकलेगी ना तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम पर होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जब टूटेगा, न्यूट्रॉन टूटेगा तो वो अपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ही तो आएगा। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट खूब सारा ये लोग करते हैं कि ये किसी भी छोटे पार्टिकल को खूब तेज़ी से दौड़ाते हैं और किसी न किसी से टक्कर दिलवा देते हैं। वो टूट के बिखरता है और उसको ऑब्जर्व करते हैं कि अब कौन सा नया एलिमेंट्री पार्टिकल निकल कर आया। हिग्स बोसॉन
जो नाम हम लोग 1962 में केवल थ्योरी में समझते थे, 2012 में इसको ओरिजिनली परसीव किया गया कि हिग्स बोसॉन नाम का एक पार्टिकल है, जो कि इसको पाया गया बाद में कि हाँ हिग्स बोसॉन ऐसा कुछ होता है। तब लोगों को बहुत खुशी मिली। इसीलिए 2013 में जिन्होंने हिग्स बोसॉन को तलाश किया था, पीटर हिग्स, इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो अब समझ में आया कि ये पूरा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री फिजिक्स क्या है और कैसे वर्क करता है। अब आपसे कोई पूछेगा फर्मियंस क्या हैं, बोसॉन्स क्या हैं, लेप्टॉन्स क्या हैं, क्वार्क क्या हैं, सब आप बता पाओगे? आखिरी क्वेश्चन जो आपके मन में आता है कि भाई ये जो हिग्स बोसॉन है इनको गॉड पार्टिकल क्यों बोलते हैं? देखो, इसके पीछे कोई ऐसा रिलीजन से कोई रिश्ता नहीं है। लियोन लीडरमैन ये अपने 1990s में किताब लिख रहे थे, तो इन्होंने इसका नाम रखा था द गॉड डैम पार्टिकल। लेकिन जो इसके पब्लिशर थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये सब चीज़ें हम नहीं लिख सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है, इसको पब्लिश करने के लिए उन्होंने बोला गॉड पार्टिकल रख देते हैं। और इसी में मीडिया में इतना ज़्यादा फेमस हो गया ये हिग्स बोसॉन कि अब हिग्स बोसॉन से ज़्यादा हम लोग गॉड पार्टिकल को जानते हैं। ठीक है, तो हिग्स बोसॉन को ही, हिग्स पार्टिकल को ही हम लोग गॉड पार्टिकल बोलते हैं। तो यहीं से नाम आया था, इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ऐसे ही आ गया, मतलब जो लोग फेमस हो जाते हैं अपने नाम पर। फाइनली हम ये भी समझते हैं कि इन सब का एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि यूपीएससी एप्लीकेशन पर फोकस क्वेश्चन पूछता है साइंस एंड टेक में। देखो, डार्क मैटर आइडेंटिफाई करना, हमें पता है कि जो हम मैटर भी जानते हैं पूरे यूनिवर्स का, वो मुश्किल से 4% है। और इसके अलावा या तो डार्क पार्टिकल्स हैं या डार्क मैटर है। ठीक है, तो इनके बारे में जानना। ये जो एक्स्ट्रा डायमेंशन है, टाइम डायमेंशन की हम बात करते हैं, टाइम ट्रेवल्स की बात करते हैं, ब्लैक होल की बात करते हैं, उन सबको समझना, फंडामेंटल फोर्सेस को समझना। स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है ये हम किसी और फर्दर क्लास में समझ लेंगे। फिलहाल मैं इसके बारे में चर्चा भी कर चुका हूँ अपने ही इन संडे एडिटोरियल वाली क्लास में। तो जिनको पता होगा, स्ट्रिंग थ्योरी के एविडेंसेस को पहुँचाना, हिग्स बोसॉन को फाइंड करना, एंटी मैटर के बारे में समझना, या फिर यूनिवर्स का शेप क्या है, कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस शुरुआती दौर पर थे उसके उत्पत्ति के टाइम पर, वो भविष्य में किस तरफ जा रहा है, क्या यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इन सब को समझने के लिए इस एलिमेंट्री पार्टिकल्स को समझना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए हमने इस पूरे सीक्वेंस में, इस पूरे चीज़ों में बहुत ध्यान से इन सबको अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो आज के इस पूरे सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको शायद एक बार और देखने की ज़रूरत पड़ेगी इसे और अच्छे से समझने के लिए। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।